हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। और आप लोगों ने चैप्टर कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है सैलरी का। अगर किसी ने नहीं किया तो जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं प्लीज़ रिवाइज़ कर लो सारे रूल्स और एक बार कर लो उन्हें, ताकि आप क्वेश्चंस कर सको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 100% एक प्रैक्टिकल आना ही आना है इसमें से, और ईजी भी है। आप लोगों को, मुझे पता है कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि इतना लेंथी है, छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, बस ये है कि हाँ, टॉपिक जैसे एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें क्वेश्चंस जब करोगे ना, हर क्वेश्चन में वो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कवर हो रहे हैं। उन्हें आप जितनी बार करोगे वो आपको रूल्स उसके याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप इस चैप्टर को मत छोड़ो। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें आप प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ने चाहिए। अब मैंने आपको कल की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दिए थे और मैंने कहा था कि आगे के भी ट्राई करना। आज 2-3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो वो मैं करा देती हूँ। फिर आप बाकी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, देन मैं फिर उस एक अनदर वीडियो और अपलोड कर दूँगी, जिसमें वो सारे क्वेश्चन जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं उसमें करा दूँगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, while डूइंग द क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द रूल्स ऑफ सैलरी। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब मैं वही करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी सारे वर्किंग नोट और यहाँ सैलरी का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। उसमें बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ श्री रमन लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, हमें सैलरी में उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ही इज़ एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में है। ऑन अ मंथली सैलरी 60,000। अब उसकी सैलरी कितनी है? 60,000 पर मंथ। दैट मीन्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, you get 7,20,000. Next he said, in addition he is entitled to 1% commission on sale. उसको कमीशन मिलेगी 1% on sale, which amounting to 10 लाख for the previous year. 10 लाख की सेल हुई है, उसका 1% उसको कमीशन मिल जाएगी। तो 10 लाख का 1% करते हो तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारा कमीशन। नेक्स्ट उसने बोला, ही रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेज एंड एम्यूनिटीज़ फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर। उनको उसको अलाउंसेज और कुछ एम्यूनिटीज़, मतलब कुछ और बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं। डियरनेस अलाउंस ऑफ 10,000 पर मंथ विच इज़ ग्रांटेड ऑन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड काउंटेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। डियरनेस अलाउंस उसको मिल रहा है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000। और ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, चाहे वो HRA की हो, RPF की हो, RFA की हो, तब हम इसको इंक्लूड करेंगे। बोनस मिल रहा है उसको 32,000। एंटरटेन HRA हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है। अब हमें पता है HRA के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। मैं आपको एक बार रूल रिवाइज कराती हूँ। HRA में क्या 3 चीज़ देखनी थी? एक्चुअल HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, थर्ड थी 40% ऑफ द सैलरी और 50%। अब जैसे वो मुंबई में है, आई थिंक हमने यही पढ़ा था, हाँ मुंबई में है, तो 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अब एक्चुअल HRA उसको कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें है रेंट पेड। अब रेंट पेड देखो, उसने दिया हुआ है सबसे लास्ट पॉइंट में, ही स्पेंड 14,000 पर मंथ एज द रेंट। तो रेंट 14,000 पर मंथ का मतलब कितना आ जाएगा? 1,68,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में हम यहाँ पे क्या क्या ले लेंगे? आ जाओ। सैलरी में क्या ले लेंगे? सैलरी प्लस DA, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल मतलब कमीशन, ये ले लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 8,50,000। 8,50,000 का 10% यानी 85,000। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ये आया 83,000।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, 50% ऑफ द सैलरी, इसका 8,50,000 का 50%, ये आ जाएगा 4,25,000, विच एवर इज़ लेस 83,000, ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। तो हमारा जो HRA है मिला था हमें 1,20,000 माइनस एग्जम्प्ट है 83,000, बाकी का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 37,000। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ऐसे ही वर्किंग नोट में सारा रूल लिख लेना, देन आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगला है हमारे पास, एम्प्लॉयर पेड 1,000 इनकम टैक्स ऑन परक्यूसिट। परक्यूसिट के ऊपर एम्प्लॉयर इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 समथिंग में एग्जम्प्ट होता है। तो ये इनकम टैक्स ऑन परक्यूसिट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ ट्रैवल कंसेशन। एक एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया उसको ट्रैवल कंसेशन 3500, LTC हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन। ट्रैवल कंसेशन प्रोवाइड LTC दिया शिमला जाने के लिए ड्यूरिंग द लीव। एज्यूम दैट LTC सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। जब अगर ऐसे सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता। He has been provided with the amenities of gas, electricity and water, the expenses of which amounted to 50,000 were paid by employer। क्या क्या दिया उसको, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कितने के हैं, 50,000 के। ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो ये यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। He and his employer each contribute 14.5% of his salary of RPF। मैंने बताया था RPF मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आपको मिलेगा ही। RPF में हमने क्या देखा था कि कितना एग्जम्प्ट होता है, 12% तक। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 14.5%, एग्जम्प्ट होता है 12 तक। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 2.5% ऑफ सैलरी। सैलरी में हम यहाँ पे क्या लेते थे, जो HRA में लेते थे, यानी ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी 8,50,000। ये कितना आ गया, 21,250। ये आ गई हमारी टैक्सेबल। फिर इंटरेस्ट वो बता रहा है कितना मिला, 9.5%। हमें पता है 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, अगर उससे ज़्यादा मिलता तो हम कैलकुलेट कर लेते कितना ज़्यादा था। बस ये हमारा सब कुछ हो गया। इसको हम टोटल करेंगे माइनस टेंडर डिडक्शन 50,000, क्योंकि टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। आगे आपको समझ, ये इस तरीके से होगा, लॉक कर भी देती हूँ। मैंने एक शायद इसमें देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी छोड़ दिया। 4th पॉइंट था ना एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी हमारा रह गया 1,000 पर मंथ, वो आ जाएगा 12,000। ये आ गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 24, आप मुझे पता है कर लोगे। 25 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 में क्या बोला, यहाँ पे कुछ एक छोटी सी चीज़ नई सीखने को मिलेगी आपको। उसने बोला मिस्टर रंगाराजन वॉज अपॉइंटेड इन अ कंपनी ऑफ चेन्नई। चेन्नई में अपॉइंट हुआ, उसका ग्रेड क्या है, 22,000, 400, 30,000। इसका मतलब क्या होता है, कब से है ये, 1 जनवरी 2017 से। इसका मतलब क्या है कि जब वो अपॉइंट हुआ 1 जनवरी को, उसकी सैलरी थी 22,000। हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, 400 तक। कब तक, जब तक 30,000 नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी सैलरी जब वो अपॉइंट हुआ 22,000 पे हुआ, हर साल उसकी सैलरी रिवाइज होगी 400। कब तक, 30,000 तक। बस उसके बाद सेम रहेगी 30,000।
कई बार होता है इसके अगर आगे भी लिखा होता, जैसे यहाँ लिखा होता 535,000, तो इसका मतलब होता 30,000 के बाद 500 बढ़ती कब तक, 35,000 तक। बट हमें कितनी दी है, इतना ही दिया है। हम अपना ईयर लिखते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यही है हमारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसने हमें असेसमेंट ईयर 21-22 बताया, तो 20-21 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा जिस ईयर उसने इनकम अर्न की है। 1 जनवरी 2017 को उसकी सैलरी थी 22,000। 1 जनवरी 2017 को उसकी सैलरी थी 22,000। 2018 1 जनवरी को उसकी सैलरी 400 बढ़ के 22,400 होगी। 2019 1 जनवरी 2019 400 बढ़ के 22,800। 1 जनवरी 2020 में उसकी सैलरी कितनी होगी 400 बढ़ के 23,200। ये समझ आया। अब हमारा जो 1 अप्रैल 2020 है ये हुआ 1 जनवरी 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सैलरी कितनी रही होगी, 23,200। फिर 1 जनवरी 2021 को उसकी सैलरी 400 बढ़ के 23,600 होगी, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च तक अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 23,600, यानी 3 महीने इतनी रही, 7 महीने इतनी रही। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है कि जिस ईयर से उसकी जॉब लगी है, ये ग्रेड सिस्टम शुरू हो रहा है, तो अपने प्रीवियस ईयर तक पहुंचना है और देखना है कितनी सैलरी है। तो हमारे यहाँ पे उसकी जो सैलरी बन जाएगी, अब वो सैलरी बन जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ये आगे 1,62,400 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गई 70,800। अब इन्हें प्लस कर देते हैं, टोटल सैलरी हो गई, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना, 2,33,200। ठीक है। फिर आगे उसने उसको बोला कि ही रिसीव 50% DA, 50% उसे DA मिल रहा है, इसी का ही 50% हो गया DA। ये आ गया 1,16,600। फिर उसने बोला बिसाइड दिस ही इज़ गेटिंग 15,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस, 15,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। इन टर्म ऑफ सर्विस ही इज़ रिक्वायर्ड टू एंटरटेन द क्लाइंट ऑफ कंपनी, मतलब उसको एंटरटेन करने के लिए मिला, ठीक है। ही रिसीव ऑल्सो HRA, अब उसको HRA भी मिल रहा है 3,200 पर मंथ फ्रॉम द कंपनी। ही हैज़ टेकन अ फ्लैट एट द रेट ऑफ 8,000 पर मंथ, अब उसको HRA मिल रहा है। यहाँ पे HRA की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल HRA रिसीव कितना हो रहा है उसको, 3,200 पर मंथ, ये होगी 38,400। रेंट वो कितना पे कर रहा है, 8,000 पर मंथ, 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में सिर्फ ये आ जाएगा क्योंकि DA पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है और कोई फिक्स परसेंटेज भी आई थिंक नहीं है, तो सीधा इसका ही क्या हो जाएगा 10%, ये हो गया 23,320। ये आगे 72,680 और 50 करेंगे परसेंट, क्योंकि वो चेन्नई में रह रहा है तो वो 1 लाख समथिंग आएगी, तो कितना विच एवरेज लेस कौन सा हो गया, 38,400 मिला, कितना 38,400, एग्जाम कितना हो गया 38,400, तो नील टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। कंपनी इज प्रोवाइडेड स्वीपर, कुक, गार्डनर एंड पेड देम 200 पर मंथ ईच, 200 पर मंथ पे कर रही है। स्वीपर, गार्डनर, कुक, तीनों को 200 पर मंथ, मतलब 2,400। ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड 2 कार, 2 कार दे रही है अब कंपनी, 2 कार दी। अब उसने क्या बताया, एक कार लार्ज है, एक स्मॉल है। मैंने बताया था अगर अलग अलग कार है, स्मॉल को हमें ट्रीट करना है पर्सनल के लिए और लार्ज को हमें ट्रीट करना है बोथ के लिए। उसने हमें क्या बताया आगे, द कार यूज इन पर्सनल ऑल्सो के लिए, मतलब पर्सनल के लिए भी यूज़ हो रही है,
कंपनी बियर द एक्सपेंसेस फॉर ओनली ऑफिशियल यूज़, मतलब बस कंपनी ऑफिशियल यूज़ के लिए खर्चे दे रही है, बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है। तो लार्ज में हमें कितना लेना होता है, 900 पर मंथ, वैसे 2800 पर मंथ होता है, अब 900 लेंगे, ठीक है। 2400 पर मंथ होता है, सॉरी 2400 पर मंथ होता है, हम अब कितना लेंगे, 900 पर मंथ। और कॉस्ट ऑफ लार्ज कार इतनी है, स्मॉल कार इतनी है, एक्सपेंसेस 80,000 60,000। हमें पता है कि स्मॉल में पर्सनल के केस में क्या करते थे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार प्लस जो भी एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, तो इन्हें प्लस करके इन दोनों को लिखेंगे तो ये कार की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब आगे हमें क्या दिया है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8.33% ऑफ सैलरी। हमें पता है 12% तक तो एग्जम्प्ट ही होता है, तो ये तो हमारा सारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूट ही वो 8.33% कर रहे हैं, 12% तक हमें एग्जम्प्ट ही करना है, बस ख़त्म। लास्ट में एक और चीज़ लिखी है, सो कंपनी हैज़ पेड 50,000 इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। जो इनकम टैक्स उसको पे करना था वो कंपनी पे कर रही है 50,000। ये कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो ये मतलब ये वो वाला नहीं है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वहाँ था इनकम टैक्स ऑन परक्यूसिट, वो हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट होता है, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जो एम्प्लॉई को पे करना था, बट उसकी जगह एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो उसको एक बेनिफिट मिल गया, तो इसलिए उसकी सैलरी में प्लस हो जाएगा। अब माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेना 50,000, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 23, 25। ऐसे ही मैं एक बार आपको 27 भी बता देती हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, फिर मैं वो भी करा दूँगी आप लोगों को। जैसे उसने बोला, श्रीमती रवि इज़ द मैनेजर ऑफ दिल्ली क्लॉथ मिल दिल्ली, शी रिसीव एवरी मंथ, उसको बेसिक पे मिल रही है, सैलरी है 30,000 इंटू 12 हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिलता है 500 पर मंथ, एवरी मंथ है ये भी, और उसको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 7,000 पर मंथ, ठीक है। शी ओन्स अ हाउस, उसका खुद का घर है, बट कंपनी ने उसको प्रोवाइड किए हुए हैं गार्डनर, स्वीपर और क्या दिया हुआ है, सर्वेंट। सबको 300 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देते हैं, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। फिर उसको और क्या दे रहे हैं, फ्री यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोई भी एसेट दी हुई है, तो एसेट के केस में हम क्या करते थे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, 5,000 का 10% हो जाएगा हमारा 500। द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन ऑफ हर वर पेड बाय द कंपनी, कुछ उसकी खुद की ऑब्लिगेशन थी जो उसको पे करनी थी, बट कंपनी पे कर रही है, तो वो भी उसके लिए बेनिफिट हो गई। क्या क्या, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 2,000, मेंबरशिप क्लब में दी हुई है वो उसको देनी थी, कंपनी ने दे दी, तो ये भी टैक्सेबल हो गई। कंपनी ने उसको स्मॉल कार दी हुई है, कार इज़ यूज फॉर प्राइवेट ऑल्सो बीइंग बिसाइड्स ऑफिशियल पर्पस, दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, सारे खर्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी कंपनी बॉन्ड कर रही है, कंपनी बियर कर रही है, तो 1,800 पर मंथ तो उस कार का हो जाएगा और 900 पर मंथ ड्राइवर का हो जाएगा। अगर यहाँ पे खर्चे एम्प्लॉय बियर कर रहा होता तो हम 600 पर मंथ ले लेते कार की वैल्यू। हर सन इज स्टडिंग इन अ स्कूल रन बाय अ कंपनी, उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो कंपनी चला रही है, जिसका एनुअल खर्चा पर स्टूडेंट ही 3,600 आ रहा है। हमने पढ़ा था अगर एम्प्लॉयर के स्कूल में एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है 1,000 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है, पर मंथ मतलब 12,000 तक, 3,600 हो रहा है तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसने बताया कि शी प्रोसीडेड ऑन 1 मंथ लीव पे गई है, शिमला कार से हॉलीडे होम पे गई है और उसकी फैसिलिटी 6,000 की, मतलब हॉलीडे होम पे भेजा है उसको घूमने के लिए, तो 6,000 का जो बेनिफिट हो रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक आपने नहीं किया, कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किए 100 शेयर 100 रुपये के, बट मार्केट वैल्यू उस शेयर की कितनी है 350। तो हमेशा ना हमें शेयर्स के केस में क्या करना होता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना होता है। मार्केट वैल्यू 350 है 100 शेयर की, 35,000 बनती है, पर कंपनी एम्प्लॉय कितना पे कर रहा है 100 इंटू 100 10,000, तो उसको बेनिफिट कितने का हुआ 25,000। बाकी आगे वही स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होके हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।